तब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हालांकि वो साइड पे इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन प्रोग्राम के अंदर हम तभी इम्प्लीमेंट करेंगे व्हेन इट इज written and approved. Yes, you can put these changes in the program. Then performing time impact analysis for delays, TIA आ गया यहाँ पर आपका, identifying recovery plan and communicating the new direction to team and management. Now planning, project planning, the first thing in Primavera is WBS. What is WBS? WBS is a work breakdown structure, is a product oriented grouping of project element that organize and define the total scope of the project. तो प्रोजेक्ट का टोटल स्कोप जो है वो WBS के अंदर आ जाता है, विदाउट एक्टिविटीज। अभी केवल हम हाई लेवल की बात कर रहे हैं। ईच डिसेंडिंग लेवल रिप्रेजेंट एन इंक्रीजिंग डिटेल डेफिनेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स। WBS के अंदर सब WBS जैसे हम सब WBS बनाते हैं, तो जितना हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे उतनी ही प्रोजेक्ट की डिटेलिंग बढ़ती चली जाएगी उस WBS के अंदर। WBS वर्क एलिमेंट्स आर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स of the total work. They represent only work and are largely independent of schedule. अब क्या होता है, शेड्यूल एक्टिविटीज का होता है, WBS का नहीं होता है। तो WBS लिंक नहीं होते आपस में, तो आपस में लिंकिंग होती है एक्टिविटीज से, पूरा इंडिपेंडेंट शेड्यूल होता है। Then independent of schedule, sequence, cost, resource and quality. इससे किसी का लेना देना नहीं होता WBS का। Correct. Unique numerical identifier is attached to each work element so that the computer can generate or can recognize it. तो हर WBS का एक यूनिक नंबर होता है ताकि उसको पता रहे प्राइमवेरा को या कंप्यूटर को कि हम किस WBS की बात कर रहे हैं। सो WBS का यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है कि क्योंकि जनरली आप सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं लेवल 0 वाला प्रोग्राम दे दो या लेवल 3 वाला प्रोग्राम दे दो। इंडिया में एक्चुअली कम चलता है, इंडिया के बाहर तो बहुत ज्यादा चलता है ये लेवल 0 लेवल 1। तो हम लेवल 0 प्रोग्राम बनाते हैं जब हम लोग टेंडर प्रोग्राम जो होता है वो लेवल 0 प्रोग्राम होता है। उसके बाद हम जब हमें मिल जाता है तो हम इनिशियल IWP बनाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर को काम मिल गया तो वो विद इन 14 डेज IWP सबमिट करता है, जिसे बोलते हैं इनिशियल वर्क प्रोग्राम। वो लेवल 2 और लेवल 1, वो लेवल 1 या लेवल 2 तक हो सकता है। उसके बाद हम विद इन 28 डेज DWP सबमिट करते हैं, डिटेल वर्क प्रोग्राम, जो कि लेवल 4, लेवल 5, लेवल 8 कितने लेवल तक भी जा सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ लिखा है जैसे अ वेल डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड WBS इज द की टू कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जितना अच्छा हम WBS प्रिपेयर कर लेंगे उतना अच्छा हम प्रोजेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं। प्लानिंग अ कंस्ट्रक्शन दैट एस्टिमेटिंग बोथ टाइम रिसोर्स requires work to be broken into detailed components called work packages. अब WBS के अंदर जो मोर डिटेल ब्रेकअप होता है उसको बोलते हैं वर्क पैकेज। हर वर्क पैकेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक उसको दी जाती है आदमी को। तो ईच वर्क पैकेज इज फर्दर ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल एक्टिविटीज। उसके बाद एक्टिविटीज आती हैं। डिवाइड अ प्रोजेक्ट इनटू मीनिंगफुल एंड लॉजिकल एलिमेंट, एग्जामिन द project at various level of details, allow summarizing project information at any level, provide a roadmap of X for exception reporting and management. A project schedule must have just the right amount of detail to show the critical work, but not too much that it inhibits the construction manager, engineer or contractor in maintaining the and updating the schedule. अभी होता क्या है कि कभी-कभी क्या होता है, हम इतना इलेबोरेट करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 100-150 करोड़ का, और उसमें हमने समझिए 8-9 हज़ार की एक्टिविटी बना दी, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपने छोटी-छोटी डिटेल भी डाल दी है। अब उसको आप अपडेट ही नहीं कर पाओगे। हर महीने अपडेट करने के लिए आपको कम से कम 8,000 में से 3-4 हज़ार एक्टिविटी अपडेट करनी है एवरी मंथ, जब प्रोजेक्ट अपनी पीक पर होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम कितना WBS बना सकते हैं, कितना हम लोग मंथली अपडेट कर सकते हैं, जो कि राइट इंफॉर्मेशन हमें दे सके। शेड्यूल should be as follows: separate major items activities like become operationally of the work mind. So one your voice is breaking again.
accurate show controlling terms of work, analyze time impacts from contract change or work delays. Yes, just now. Sagar, your voice is breaking. Your voice is breaking. Now it's okay. Now Hello? it is. Yeah, now it is okay. My voice is breaking. Just 1 minute. Yeah, now it is okay. Now it is okay. Yes. No, one planning engineer. How many activities he can update in a month? Like, let's say if he has to update every day, how many activities he can update? One planning engineer. How many activities he can update in a day? No, it's depend upon how much experience he have. Means if he's a new planner, it will be might be possible for him to update only 50 activities. Also it depends ki what type of data he's getting from the site. क्या उसको उस लेवल पर डेटा मिल रहा है, ही कैन अपडेट दोस एक्टिविटीज. अदरवाइज जैसे बाहर इंडिया के क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ प्लानर इन हेड ऑफिस, तो जितनी भी साइट होंगी वहां पर भी एक साइट प्लानर होगा. तो दैट साइट प्लानर का ये काम होता है पूरे दिन में क्या हुआ, ही वो सारी इंफॉर्मेशन लेके अपने प्राइमवेरा के हिसाब से एक्टिविटीज में डालकर वो अपने हेड ऑफिस के प्लानर को भेज देता है. फिर वो हेड ऑफिस का जो प्लानर होता है उसके पास पूरा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन होती है, तो वो हर साइट से लेके उसको मेन प्रोग्राम में डाल देता है. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है. इंडिया में कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, एक ही प्लानिंग मैनेजर होगा, उसके अंडर में एक या दो प्लानिंग मैनेजर भी बड़ी, 2 प्लानिंग इंजीनियर भी बड़ी बात होती है, एक ही प्लानिंग इंजीनियर होता है जनरली. तो उस लेवल की इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है इंडिया में. तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, अब क्योंकि जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें क्या है कि काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूल्स को. लेकिन बाकी हो गए, जैसे रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, हाईवे हो गए, डैम प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें कोई देखने वाले नहीं है प्रोग्राम के अंदर क्या चल रहा है, क्या अपडेट कर रहे हो आप. तो वहां पर कोई देखता नहीं है, तो बस जो प्लानिंग इंजीनियर होता है उसको जो समझ में आता है वो अपडेट करके भेज देता है. वो अपडेट कर देता है. हाँ, कुछ भी जैसे कि हाँ 1000 क्यूबिक मीटर हुआ है, अच्छा ठीक है, वो अपना कहीं भी डाल के उसको हाँ ये एक्टिविटी अपडेट हो गई. कोई देख नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है कि आपकी एक्टिविटी कहाँ जा रही है. लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट्स और जो अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा डोज केबल स्ट्रेचेस इंडिया में आ रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है कि एक तो बाहर का पैसा भी लग रहा है. तो जब बाहर का पैसा लग रहा है, EIB या जीका का पैसा लग रहा है, तो उनको अपडेट चाहिए इन टर्म्स ऑफ आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर यू कैन यूज. सो बेस्ट सॉफ्टवेयर में अभी तक जो है प्लानिंग में तो प्राइमवेरा आता है, MS ऑफिस MS प्रोजेक्ट नहीं आता है. फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए, बिल्डिंग के लिए MS ऑफिस यूज होता है. तो उनको अल्टीमेट चाहिए होता है कि आप वो पूरा प्रोग्राम अपडेट करो. तो कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रोग्राम अपडेट करता है, क्लाइंट अपना प्रोग्राम अपडेट करता है. तो 2 अलग अलग टाइप के प्रोग्राम चलते हैं उसमें. तो उस लेवल की इंफॉर्मेशन भी मिलती है उनको. मतलब जैसे मैंने करे प्रोजेक्ट, उस लेवल की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि अब कितनी एक्टिवेशन हो गया पर डे. तो जैसे मैंने बाहर किया था, कतर में काम किया था, तो वहां पर तो ये हालत थी कि जब मैं प्लानिंग इंजीनियर था अपनी साइट का, तो वो लोग मुझसे पूछते थे कि हाउ यू हैव ब्रेकअप द फुल साइट. हम उसी तरह से काम करेंगे. तो मैंने बोला था कि मैंने ग्रिड वाइज डिवाइड कर दिया है साइट को. तो उन्होंने भी पूरी साइट वाइज डिवाइड कर दी. फिर उसमें मैंने बोला ग्रिड वाइज में फर्स्ट 1 to 8 जो ग्रिड है उसमें मैंने उसको 1 to 4 4 to 8 को जोन भी कर दिया है. तो उन्होंने भी जोन भी करके, तो उन्होंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखा कि मैं जैसा अपडेट कर रहा था वो वैसा ही इंफॉर्मेशन साइट पे कर रहे थे. तो इट्स वेरी इजी टू गेट द इंफॉर्मेशन. इंडिया में क्या होता है, आप प्लानिंग में कुछ और बना रहे हैं, वो साइट पर कहीं भी गड्ढा खोद दिया कोने में जाके, आप बोल रहे हैं कितना क्यूबिक मीटर हुआ, कहाँ डालूं मैं. तो वो मिसमैनेज बहुत रहता है इंडिया में. करेक्ट. Okay. So moving forward, CPM critical path method has 2 ways of show the activities. One is arrow diagram, another is precedence diagram. अभी arrow diagram now we do not use anymore, क्योंकि precedence diagram is easy representation और arrow diagram में बहुत दिक्कत होती है सब चीज शो करने के लिए. Then moving forward there are calendar. प्राइमवेरा में हम कैलेंडर होते हैं. कैलेंडर में हम लोग जनरली कैलेंडर यूज होते हैं कि 5 days वर्किंग है कि 6 days वर्किंग है, और प्लस जो हॉलीडेज होते हैं नेशनल हॉलीडेज वो सब डालने होते हैं उसके अंदर. वो मेनली उसी के लिए यूज होता है. प्लस उसमें आवर्स भी होते हैं. तो जनरली हम लोग जहाँ भी काम करते हैं, जैसे मैंने इंडिया में बाहर काम किया, हम 8 आवर्स ही लेके चलते हैं. तो हम उसको 12 आवर्स ही नहीं दिखाते हैं शेड्यूल शिफ्ट को. हालांकि शिफ्ट चाहे 12 आवर्स की चल रही हो,
बट इन ऑर्डर टू शो द राइट पिक्चर हम उसे 8 आवर्स ही रखते हैं, तभी प्राइमेरा हमको राइट रिजल्ट देता है। नाउ जैसे कि इसमें 3 एक्टिविटीज इन्होंने दिखाई हुई हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ वॉल, प्राइमर ऑफ वॉल एंड देन ड्राई टाइम। तो ये तीनों एक्टिविटी आपस में लिंक है, 4 दिन की एक्टिविटीज हैं, 2 days 1 day and 1 day, तो टोटल सब एक दूसरे के बाद हो रही हैं, तो 4 days की activities हैं. So an activity, the task, event or other project element on a schedule that contributes to completing the project. An activity has a description, start date, finish date, duration, one or more logic ties, relationships. A typical construction project will have 100 of activities. तो सारा काम, सारा जो खेल होता है वो एक्टिविटीज का ही होता है एक प्रोजेक्ट। करेक्ट, राइट। तो अब ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, कि जैसे कि इन्होंने बोला हमारे पास ABCD एक्टिविटी हैं और वो एंड में जाके यहाँ पर हमारा जो एक छोटा सा WBS होगा वो कंप्लीट हो रहा है। तो डे प्राइम वॉल हमने जो है day 1 में स्टार्ट करा है, उसके बाद हमने उसको ड्राई टाइम दिया है। ऐसे ही हमने वॉल 2 में काम करा है, उसमें हमारे पास 2 दिन की ड्यूरेशन है। तो ड्राई डे तो एक ही दिन का है, लेकिन एक हो सकता है एक वॉल छोटी हो एक वॉल बड़ी हो, तो एक में 1 दिन लग रहा है, एक में 2 दिन लग रहा है। ओवरऑल ड्यूरेशन जो है इसकी वो है 5 दिन की। तो उन्होंने बताया है इसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मैं आपको फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास जो है ना वो आपको मैं भी आगे समझाऊंगा, ये कैसे अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश देखते हैं। हालांकि हमको जरूरत नहीं पड़ती मैन्युअली करने की, लेकिन बस आइडिया होना चाहिए कि मशीन में कर कैसे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये लोग हाथ से करते थे, पुराने जमाने में जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो वो लोग इन चीजों को हाथ से निकालते थे पूरा। अब सॉफ्टवेयर आ गया तो अब जरूरत है हाथ से निकालने की। तो जैसे कि पहली एक्टिविटी डे 1 की थी, दूसरी एक्टिविटी डे 2 में खत्म हो गई, लेकिन सेकंड वाले के लिए एक्टिविटी डे 2 में गई और डे 2 के बाद वहां पर उसने 1 दिन लिया, तो 2 + 1 3 हो गया। काम खत्म होना है 5 दिन में। तो पहली एक्टिविटी के बाद पहली एक्टिविटी सेकंड डे में खत्म हो गई, सेकंड एक्टिविटी थर्ड डे में खत्म हुई। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट के पास जो टाइम बचा है एक्स्ट्रा, वो 3 दिन का नहीं बचा है, वो 2 दिन का बचा है, क्योंकि ये हमारी जो एक्टिविटी है ये लंबी जा रही है, इसलिए ये ड्राइविंग एक्टिविटी है। हाँ, ये ड्राइविंग एक्टिविटी हो गई हमारी। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर जो है ये 2 days ये हमने यहाँ पर लैग आ गया है। और ये जो यहाँ पर 3 दिन है, इसके 3 दिन में से जो 1 दिन है इसका वो है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट वो एक फ्लोट होता है जिसको आगे बढ़ाने पर हमारे प्रोजेक्ट की एंड ड्यूरेशन ना हिले। तो हम अगर ऊपर वाली एक्टिविटी को 1 दिन से डिले भी कर देते हैं, तब भी जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कंप्लीशन जो है तब भी 5 दिन का ही रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। और इसके अंदर टोटल फ्लोट जो है वो है 2 दिन का। अगर 2 दिन में हमने 1 दिन भी कम करा तो प्रोजेक्ट आगे खिसक जाएगा। ओके, तो अभी हम पहले पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप्स कितने तरह की होती हैं। तो 4 तरह की होती हैं, कहीं पर भी चले जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लें, 4 ही तरह की होती हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश एंड फिनिश टू स्टार्ट। तो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो होती है फिनिश टू स्टार्ट। और जो जैसे मैंने बाहर जब काम किया तो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी थी बहुत बड़ी कि वो देते हैं हाउ यू आर गोइंग टू मेक द शेड्यूल, राइट। तो उस गाइडलाइंस में लिखा था कि यू हैव टू यूज 95% यू हैव टू यूज फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटीज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और जहां पर आप नहीं यूज कर सकते हो वहां पर आप स्टार्ट टू स्टार्ट यूज कर सकते हो, उन्होंने बोला था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि फिनिश टू स्टार्ट 5% यूज कर सकते हो, और अगर आपको SF यूज करनी है तो यू हैव टू गिव अस एक्सप्लेनेशन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये अलाउड नहीं होती यूजुअली स्टार्ट टू फिनिश। Start to finish is not allowed. We are correct. हाँ, इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो गलत रिजल्ट देता है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वो लगानी पड़ती है कभी, इसलिए उन्होंने रखी हुई है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है ये फिनिश टू स्टार्ट की, ए के बाद बी हो रहा है। फिनिश टू फिनिश में क्या प्रॉब्लम है? फिनिश टू फिनिश में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश। It is like start to start or finish to finish in the same category. सेम कैटेगरी होती है बिल्कुल दोनों की, इसलिए दोनों को सेम माना गया है, लेकिन सबसे बेस्ट है फिनिश टू स्टार्ट। नहीं, that is the best extension. ये तो बेस्ट है। 90% हम यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम जो है वो 90% FS से ही बन सकता है। अब आता है इसके बाद रिलेशनशिप के बाद आता है कंस्ट्रेंट्स। अब हम प्राइमेरा के अंदर हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं कि हम कई बार चाहते हैं कि सब कुछ प्रोग्राम चाहे कहीं से कहीं हिल जाए, लेकिन ये डेट ना हिले हमारी।
तो उसके लिए हम लोग दो तरीके के कंस्ट्रेंट यूज करते हैं, एक होता है हार्ड कंस्ट्रेंट, एक होता है सॉफ्ट कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट आया कहां से पहले, तो कंस्ट्रेंट आर आर्टिफिशियल डेट्स नॉट बेस्ड अपॉन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड लॉजिक। अब ये जो डेट्स होती है लॉजिक फॉलो नहीं करती हैं, ऊपर से लिंकिंग होते होते आ रही है और बीच में एक एक्टिविटी आ गई जिसको हमने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, तो उस एक्टिविटी की हाँ उसकी डेट नहीं लेगी। फिर अगर लॉजिक के थ्रू जाए तो उसकी डेट हो सकता है 30 जून आ रही हो, लेकिन हमने वहां 15 जून डाल दिया तो वो 15 जून ही दिखाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा माइलस्टोन हो गया है प्रोजेक्ट में, जो हमें क्लाइंट ने बोला है कि भैया तुम्हें अचीव करनी ही करनी है। तो ये प्लेस्ड ऑन टू एक्टिविटीज ऑल माइलस्टोन, जनरली हम माइलस्टोन्स पे देते हैं कंस्ट्रेंट। दीज डेट्स कैन बी स्टार्ट डेट्स और एंड डेट्स। कंस्ट्रेंट ओवरराइड शेड्यूल रिलेशनशिप्स, तो कंस्ट्रेंट जो है वो हमेशा ओवरराइड कर देता है शेड्यूल की रिलेशनशिप्स को। तो ओवरराइड करने से तो फिर शेड्यूल का जो बेसिक तो दो कंस्ट्रेंट कैन बी यूज्ड, अगर आपने कहीं बीच में दे रखा है कंस्ट्रेंट तो वो पूरा तो सीक्वेंस जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा सीक्वेंस ही खराब कर देगा प्रोजेक्ट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Furthermore, using hard constraint will prevent tasks from being moved by their dependencies and therefore prevent the schedule from being logic driven. तो हार्ड कंस्ट्रेंट में तो वो मूव करता ही नहीं है बिल्कुल भी। सॉफ्ट कंस्ट्रेंट में वो मूव करेगा आपका, ठीक है, लेकिन उस पर स्टार बना हुआ आएगा, वो शो करेगा कि इसके अंदर वो लगा हुआ है लॉजिक, वो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है इसके अंदर, कंस्ट्रेंट लगा है। हाँ, तो हम माइलस्टोन को जनरली हार्ड कंस्ट्रेंट ही देते हैं, और जो एक्टिविटीज बीच में होती है उनको हम सॉफ्ट कंस्ट्रेंट दे देते हैं, जो हमारी इंटरनल होती है। बिटवीन हार्ड कंस्ट्रेंट सॉफ्ट कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं? हाँ, सॉफ्ट कंस्ट्रेंट होते हैं, समझिए हम इंटरनली हमने डिसाइड करा है कि भाई की डेट तो है समझिए 30 जून, लेकिन हमने इंटरनली अपने अंदर कॉन्ट्रैक्ट ने डिसाइड कर लिया कि भैया ये जो एक्टिविटी है ना ये तुम्हें 20 जून तक खत्म कर ही देनी है। तो अब क्या करेगा प्लानर, क्या करेगा उस एक्टिविटी पे सॉफ्ट कंस्ट्रेंट लगा देगा। तो उससे क्या होगा कि वो इंटरनली डिसाइड है कि भाई इसको 20 तक खत्म करना है, लेकिन अगर नहीं भी खत्म हुआ तो हार्ड कंस्ट्रेंट जो है वो 30 जून पे लगा हुआ है, 30 जून से आगे वो नहीं हिलने वाला। तो हम जनरली इंडिया में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, हम जब साइट वालों को देते हैं प्लान मतलब प्रोग्राम, तो हम हमेशा उसको डेट को थोड़ी सी की माइलस्टोन से पहले कर देते हैं, ताकि हमें पता है ये डिले तो करेगा भाई साइट पे वाला काम करने वाला आदमी, तो इसको हम एक दिन एक हफ्ते का फ्लोट खुद रख लेते हैं अपने पास, तो उन जगह पे हम सॉफ्ट कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। अच्छा, मैंडेटरी कंस्ट्रेंट जो होते हैं हार्ड कंस्ट्रेंट, वो दो टाइप के होते हैं, एक स्टार्ट डेट पे लगा सकते हैं और एक फिनिश डेट पे लगा सकते हैं। ऐसी सॉफ्ट कंस्ट्रेंट होते हैं, वो होते हैं स्टार्ट ऑन और फिनिश ऑन एज लेट एज पॉसिबल। तो एज लेट एज पॉसिबल की वो एक्टिविटी जितना भी सबसे लेट स्टार्ट हो सकती है, तो वो उस टाइम पर क्या करता है सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है, उसका टोटल फ्लोट और वो सबको एंड की डेट दिखा देता है उसकी कब खत्म होनी है वो एक्टिविटी। Now we will discuss about this activity block. So the activity block is a graphic that display useful activity information. Using an activity block makes it easy to perform the CPM algorithm. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये जैसे ये येलो बॉक्स है, यहाँ पे ये येलो बॉक्स क्या क्या शो कर रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 early finish, late start, late finish, activity ID, name, duration। तो अब हम आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो हम उनको इस तरह ही हम लोग जनरली यही तरीका होता है एक्सप्लेन करने का इसको। तो हम फॉरवर्ड पास करेंगे और बैकवर्ड पास करेंगे। तो होता क्या है फॉरवर्ड पास, तो द फॉरवर्ड पास इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अर्ली डेट्स फॉर ईच एक्टिविटी being moving along the network from left to right, assuming that the start milestone has an early start date set to 0। अब ये आपका मन है, हम पहली जो एक्टिविटी होती है उसकी पहली एक्टिविटी 0 से स्टार्ट करें या डे 1 से स्टार्ट करें, वो अपना अपना तरीका होता है, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। द अर्ली फिनिश डेट ऑफ एवरी एक्टिविटी इज द FS प्लस, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्लस ड्यूरेशन एक्टिविटी -1। तो ऐसे हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं उनका अर्ली फिनिश। और बैकवर्ड पास में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर हम अर्ली डेट्स निकाल लेते हैं, वहां हम लेट डेट्स निकालते हैं। इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, उसमें राइट टू लेफ्ट आते हैं वापस पीछे की तरफ। और इसमें हम लेट स्टार्ट निकालते हैं, जो कि होता है लेट फिनिश माइनस द एक्टिविटी ड्यूरेशन +1, जस्ट उसका उल्टा है। ये जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ABCD उसकी ये ड्यूरेशन है और ये उनकी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ये हमने एक नेटवर्क डायग्राम बना लिया उसका। अब हमने बोला A एक्टिविटी है, उसके बाद उसकी वो डे 1 पे स्टार्ट हो रही है, उसकी ड्यूरेशन 2 डेज है, तो उसकी यहाँ लेट फिनिश अर्ली फिनिश क्या हो जाएगा, 1 + 2 - 1,
तो 2 आ गया, 2 तो 2 आगे जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 आ गया। 3 + 2 - 1 एंड 3 + 3 - 1, तो ये यहाँ पर जुड़े आ गई इनकी। फिर अब आगे जाने की बात है, अब आगे कौन जाएगा? आगे वो जाएगा जो कि लॉन्गेस्ट होगा। तो ये तो 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, तो 5 वाला आगे जाएगा, तो 5 वाला आगे जाके 6 हो गया, तो 6 + 5 - 1 10 आ गया आपका। तो ये हो गया फॉरवर्ड पास। आप इसी को उल्टा ले लेते हैं। हाँ, ये हमारी अर्ली डेट्स आ गई। अब इसी को वापस ले लेते हैं, तो हमारा देखिए 10 10 हो गया। क्या होगा? क्योंकि लास्ट एक्टिविटी में क्या होगा? सेम होगा सब कुछ, जैसी फर्स्ट एक्टिविटी में होगा माइनस ड्यूरेशन +1। हाँ, माइनस ड्यूरेशन +1। अब पीछे जाएगा 6 हमारा। 6 मतलब 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 1 माइनस करेंगे 5, देन 5 में ये माइनस करेंगे +1, ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये माइनस करेंगे +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 2 + 1 4। अब 4 और 3 में से पीछे कौन जाएगा? पीछे वो जाएगा जो कि छोटा होगा। जब हम आगे जा रहे थे तो बड़ा ले रहे, जब पीछे जा रहे हैं तो छोटा लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर छोटा लिया जाएगा। 4 और 3 में छोटा 3, 3 - 1 2 आ गया, देन 2 - 2 + 1 1 हो गया। तो अब उसके बाद ये जो यहाँ पर हम फ्लोट दिखा रहे हैं, फ्लोट कैसा है? 2 - 2 0, 5 - 5 0, 10 - 10 0, 4 - 5 5 - 4 1। तो ये हमारा इसमें फ्लोट आ गया। तो अब हमें साफ पता चला क्रिटिकल पाथ कौन सा है इसका? ACD, ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया इस प्रोजेक्ट में। इसका मतलब बी जो है, हम बी एक्टिविटी को एक दिन से हम लोग उसको डिले कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्राइमेरा। प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा इसका। प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, बिल्कुल। तो वो फ्री फ्लोट हो गया डी के पास। चलिए अब प्राइमेरा पे आते हैं। ये तो प्रोजेक्ट का टोटल फ्लोट भी 1 ही हो जाएगा, नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी तक हमने प्लानिंग के बेसिक्स पढ़े थे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमेरा कि प्राइमेरा के अंदर हम लोग कैसे करते हैं उसको। तो हम जब प्राइमेरा स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज जो हम प्राइमेरा के अंदर बनाते हैं वो होता है EPS, इसको बोलते हैं एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बाकी चीजें करना शुरू करते हैं। तो EPS क्या होता है? तो वो बोल रहे हैं, इट इज एन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हायरार्किकल फ्रेमवर्क that PCS uses to organize the project. The program is broken into constituent elements. Those elements are represented by EPS. Each EPS node can contain multiple of projects, and each project can be further described and organized by the WBS and then by schedule activities. The EPS is an organizational tool to create the hierarchy for grouping and organizing the project in a manner which parallels the organization's need. With the ये with the ability to create up to 50 EPS. तो कितने EPS बन सकते हैं प्राइमेरा में? 50 EPS बन सकते हैं। Like here we are showing only 3, we can have 50 EPS. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। प्रोजेक्ट एग्जिस्ट एज अ सेपरेट फाइल विद इन EPS. EPS के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, and each EPS level can contain multiple projects. Each project has unique work WBS that describe contract scope and group work activities appropriately. Contract scope is divided into individual work activities which describe the order in which work will occur and how long each activity will take given assumed resources. जैसे अब ये कि यहाँ पे ओपनिंग करने का तरीका बताया है कि हम लोग जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं, फिर ये बॉक्स आता है, इसमें हम लोग लॉगिन, जनरली जो लॉगिन होता है वो लॉगिन नेम भी एडमिन होता है और पासवर्ड भी एडमिन होता है। हम डाल के ओके कर देते हैं तो हमारा खुल जाता है। खुल जाने के बाद क्या होता है, हमें सबसे पहले क्लोज ऑल कर देना चाहिए। हो सकता है उस प्राइमेरा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन हो, पहले ही किसी ने ओपन करके रखे हो, तो क्लोज ऑल कर देते हो, सारे प्रोजेक्ट क्लोज हो जाते हैं प्राइमेरा के अंदर जितने भी खुले हुए हैं। देन उसके बाद EPS, हम उसके बाद एंटरप्राइज में जाके EPS, एंटरप्राइज के अंदर जाके EPS पे क्लिक करते हैं तो हमारा EPS ऐसे बन जाता है इसके अंदर, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर क्लिक करा और ये EPS बन गया। अब EPS के अंदर दो चीज होती है, एक ID होती है उसकी और एक नाम होता है। तो ये जैसे हम समझिए हेड ऑफिस में बैठे हैं और हेड ऑफिस में हमारे पास पूरा कंपनी ने बताया हुआ है कि भाई ये ID है इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, तो हम उस हिसाब से ID दे सकते हैं इसको। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो ये EPS ऐसे खुल जाता है। ये देखिए कितने सारे EPS बने हुए हैं, EPS के अंदर EPS बने हुए हैं और इधर की तरफ इसको बोलते हैं हम कमांड बार। तो EPS has two fields, the EPS ID and EPS name. Both can be edited. To relocate, delete, reorder an EPS node हम लोग कमांड बार यूज करते हैं।
नाउ कमांड बार के अंदर हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी कमांड्स हैं हमें दिख रही है, बहुत इजी है कमांड सारी, कॉपी पेस्ट डिलीट ऐड। ऐड पे क्लिक करेंगे तो WPS ऐड हो जाएगा, डिलीट करेंगे WPS बोला हूं, EPS डिलीट हो जाएगा, कट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा ये एरो भी बने हुए हैं, एरो बार्स, तो एरो से क्या होता है हम अपनी EPS को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि भाई अभी जो मेन EPS जो अभी काम चल रहा है वो इसमें चल रहा है, हम उसको ऊपर ले जाएंगे। अपग्रेड का डाउनग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड और हाँ डाउनग्रेड। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब EPS बन गया तो EPS बनने के बाद हम बनाएंगे उसके अंदर प्रोजेक्ट। तो अब हम पहले हमने देखिए यहाँ पे एंटरप्राइज पे क्लिक करा था, अब हम फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, फाइल पे जाके ओपन कर लेंगे तो हमारा ये यहाँ पर प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट बन गया है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम दो चीज होती हैं, वो दोनों भी एडिटेबल होती हैं, आपकी मर्जी, आप उनको जो आपको नाम डालना है, जो प्रोजेक्ट का नाम है आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद व्यू के अंदर इन्होंने दिखाया कि बहुत सारे टूल बार्स होते हैं जिसको हम चाहें तो, हमारी जरूरत है तो हम उनको लगा सकते हैं, जरूरत नहीं है तो उनको हटा सकते हैं। अब ये टूल बार्स होते क्या क्या है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो जब आप प्राइमेरा खोलेंगे तो ये स्क्रीन आती है, तो उसमें सबसे ऊपर वाले को मेन्यू बार बोलते हैं, इधर वाले को नेविगेशन बार बोलते हैं, इसको डायरेक्टरी बार बोलते हैं, ये बीच में जो है इसको डायरेक्टरी बटन्स बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले को स्टेटस बार बोलते हैं, और इस पूरी विंडो को बोलते हैं होम विंडो ऑफ प्राइमेरा। अब होम विंडो के अंदर मेन्यू बार आता है, मेन्यू बार सबको पता है जिसमें फाइल एडिट व्यू सब ऑप्शन दिए होते हैं। नेविगेशन बार जो होता है वो इसलिए होता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए होता है, हम लोग को हमें डायरेक्टली क्लिक करके होम पे जाना है तो हम उस पर क्लिक करके होम पे भी जा सकते हैं, हमें हेल्प पे जाना है, हेल्प भी बहुत अच्छी है प्राइमेरा के अंदर, हेल्प बटन भी बहुत अच्छा है, काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हेल्प से। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टरी बार, डायरेक्टरी बटन्स एंड स्टेटस बार। स्टेटस बार में कुछ नहीं होता, केवल हमें स्टेटस ही दिखता है कि क्या चल रहा है इस समय, हम कहाँ पर हैं। और डायरेक्टरी बार में ये ऊपर वाले को बोलते हैं प्रोग्राम बार, नीचे वाले बोलते हैं प्रोजेक्ट बार। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो हम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, ये नीचे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब हम प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं तो उसको No, can you go back to the old slide? Difference between these two, program and project. हाँ देखिए, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट में क्या होता है, असली में क्या डिफरेंस होता है कि प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स, और जो प्रोजेक्ट होता है इट्स अ सिंगल प्रोजेक्ट, उसके अंदर कोई और प्रोजेक्ट नहीं होता। Program is a multiple project. Program Yes. like we sit in head office, then we control the many projects. हाँ, Program yes. management. Okay. हाँ, तो वो डिफरेंस है। तो उसके बाद ये आपकी प्रोजेक्ट की विंडो आती है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विंडो, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिख रहे होते हैं सारे। उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं तो हमें ऐसी विंडो दिखती है। ये जो विंडो है ये आपकी एक्टिविटी लेवल की विंडो है। इसमें आपके साइड में वही बार होता है जो पहले था, ऊपर नीचे करने का, कट कॉपी पेस्ट डिलीट करने का, और न्यू एक्टिविटी ऐड करने का। ठीक है, इसमें आपका ये जो ऊपर वाला बार है इधर, ये आपके अलग अलग नाम है, ये इसको हम बोलते हैं टॉप। ये जो आपका इधर रहता है, इस जो नीचे एक्चुअली क्या है, प्राइमेरा की जो स्क्रीन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये पार्ट होता है जहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं, तो और ये पार्ट होता है जहाँ पे ग्रांड चार्ट होता है, और जो नीचे वाला बार होता है बॉटम लेआउट। तो ये बॉटम लेआउट होता है, ये आपका टॉप लेआउट होता है, और ये आपका ग्रैंड चार्ट होता है। और जो सबसे ऊपर होता है आपको बताइए, मेन्यू बार है, ये कमांड बार है, तो अपना अपना सबका नाम है। अच्छा, ये जो ऊपर इतने सारे बटन हैं, ये बटन सब बटन अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे कि ये पहला बटन है, जैसे टॉप लेआउट ऑप्शन बताएगा, ये जो बीच वाला है ये केवल बॉटम लेआउट ऑप्शन बताएगा, ये आपके फिल्टर बताएगा, ये आपके बार चार्ट से रिलेटेड है, ग्रैंड चार्ट से, ये फिल्टर के लिए यूज होता है, ये शेड्यूल कैलकुलेशन F9 होता है इसके अंदर, और ये जूम इन जूम आउट के लिए होता है, और ये आपके प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो शो और हाइड द टेबल व्यू इन द टॉप बार, अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो आपका शो हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। ऐसी आपके अलग अलग बार हैं, वो अलग अलग यूज के लिए होते हैं। जब आप यूज करना शुरू करोगे तो ये बहुत इजी पता लग जाएगा कौन सा क्या होता है। डिपेंड, फिल्टर्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हमें कुछ भी देखना होता है तो हम फिल्टर का हेल्प लेते हैं। और जब भी हम प्राइमेरा में कुछ डालते हैं तो डालने के बाद हम F9 दबाते हैं, उसको बोलते हैं F9 द शेड्यूल बटन। तो हाँ, क्योंकि ये डेटाबेस पे काम करता है, तो इसलिए डाल के हमें शेड्यूल दबाना पड़ता है, तभी डेटाबेस रन होता है। अब हम अंदर एक्टिविटी बार पे आ गए, तो एक्टिविटी बार पे ये टॉप बार देखिए, ये टॉप बार के अंदर एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, रिमेनिंग ड्यूरेशन, शेड्यूल परसेंटेज कंप्लीट, स्टार्ट, फिनिश, टोटल फ्लोट।
तो ये जो है आपका, ये आपकी एक्टिविटी आईडी में ये सारे बार होते हैं। ये जो बार है इनको हम, ये जो कॉलम्स हैं मतलब एक तरीके से इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हमें और कॉलम ऐड करने हैं, we can add, we हाइड can डिलीट। delete, hide यस them, delete them. यस। तो ये अब जैसा यूज करना है उस हिसाब से हम लोग इनको चेंज करते रहते हैं। फिर आता है ग्रैंड चार्ट बटन। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रैंड चार्ट आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ग्रैंड चार्ट चला जाएगा। अगर हमको विदाउट ग्रैंड चार्ट देखना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंस डायग्राम होता है, वैसे ही देखिए इसके अंदर भी एक बॉक्स डायग्राम आता है। उसी तरीके से आता है, इसमें भी एक्टिविटी आईडी लिखी होती है, एक्टिविटी का नाम, स्टार्ट, फिनिश, ये इनकी रिलेशनशिप दिखा रखी है इन्होंने, किस तरीके से स्टार्ट फिनिश हो रहा है, स्टार्ट टू स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो आता है WBS। यही मेन चीज है, हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले WBS ही बनाते हैं। तो WBS में क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट बना के WBS के अंदर जाते हो तो सबसे ऊपर वाली लाइन जो होती है वो बताती है प्रोजेक्ट का नाम। के बाद आप उसके अंदर WBS ऐड करते जाते हैं। WBS के अंदर सब WBS भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड के बटन पे, यहाँ ऐड होने लगेगा एक एक करके। तो to create a WBS in an individual project, click WBS or directory button. This will open the WBS window. The top WBS level, the parent level जिसको बोलते हैं, is automatically named with the project name. User cannot add additional parent level WBS values. However, user can add values below this parent. इस parent के नीचे आप ऐड कर सकते हो, इसको कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद कैसे, can you go back to the which one we can add below? नहीं, जब हम ऐड करेंगे ना तो आप देखने पहली लाइन आ रही है जिसको उन्होंने ब्लू किया हुआ है। Correct. तो ये पहली लाइन क्या होती है, ये प्रोजेक्ट का नाम होती है। तो जब आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसको जो नाम दिया था वो यहाँ पे that's fine, that's fine. But I'm talking about that उसमें नीचे ऐड नहीं होगा वो क्या? ऐड होगा उसके नीचे, वो ये बोल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे यूजर कैन नॉट ऐड एडिशनल पेरेंट लेवल। पेरेंट लेवल एक ही रहेगा, दैट इज प्रोजेक्ट नेम। Okay, that is fine. Yeah. However, users can add value below the parent. Yeah, below the parent you can add so many WBS, no problem. Even sub WBS, sub डाल सकते हैं। Okay, correct. तो प्रमोटिंग एंड डिमोटिंग WBS, अब आपको किसी को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना है, इधर ले जाना है, तो वो सब करना है, इंडेंट करना है, आउटडेंट करना है, तो वो सब तरीके होते हैं इसके अंदर। करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, जब WBS बन जाते हैं आपके, हालांकि ये प्रोसेस सिस्टम वाइज नहीं है, ये आपके इस पे चल रहा है आपके, ये इन्होंने कमांड बार के हिसाब से बताना शुरू करा था, ये मेन चीजें पकड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब हम एक्टिविटी बना लेते हैं ना, तो एक्टिविटी बनाने पे क्या होता है, हर एक्टिविटी को यूनिक आईडी मिलती है। जैसे WBS में यूनिक WBS आईडी होती है, ऐसी एक्टिविटी की अपनी आईडी होती है। ठीक है, अब समझिए पूरा प्रोजेक्ट बन गया। अब हम एक्सेल की तरह हम लोग एक्सेल में फिल्टर लगा के कैसे भी डेटा दे सकते हैं। एक्सेल में हम पाइवट टेबल लगा सकते हैं, पाइवट टेबल लगाने के बाद किसी भी डेटा में हम उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। प्राइमेरा में भी ऐसा तरीका होता है, वो तरीका होता है एक्टिविटी कोड से। तो हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटी कोड क्रिएट करते हैं और हर एक्टिविटी को एक एक्टिविटी कोड असाइन कर देते हैं। जैसे समझिए कि हमने जितनी भी एक्सक्यूएशन की एक्टिविटीज है पूरे प्रोग्राम में, सबको हमने एक्सक्यूएशन असाइन कर दिया और हमने फिल्टर मार दिया एक्सक्यूएशन से, तो सारी एक्सक्यूएशन की एक्टिविटी एक बार में आ जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक्सक्यूएशन कब खत्म हो रहा है। तो इसलिए हम लोग एक्टिविटी कोड क्रिएट करते हैं। तो एक्टिविटी कोड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एक्टिविटी कोड्स पे ही काम चलता है सारा का सारा। तो एक्टिविटी कोड्स आर लाइक टैग्स assigned to each activity within a schedule, allowing customization of data. They represent both activity code we developed in the first place first and then activity, or first we develop activity and then we give the activity code? First we add activities, सब हम सारी activities add कर लेते हैं, उसके बाद we decide कि किस activity को क्या कोड देना है। हमको प्रोजेक्ट को फेज वाइज देखना है, स्टेज वाइज देखना है, या फिर हमें प्रोजेक्ट को एक्सकेवेशन, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल और MEP इन 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम उस तरीके से एक्टिविटीज को रिवर्स भी तो हो सकता है कि हम पहले डिसाइड कर ले कि ये एक्टिविटी है, इसको जैसे स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को STR करके और ये स्ट्रक्चरल एक्टिविटी करके एक एक्टिविटी कोड डेवलप कर दिया, एंड देन व्हेन वी
write the activity, then we can assign the same time that activity code also. हाँ, तो इसमें क्या है, देखिए असाइन जो आप समझिए आपके पास 1000 एक्टिविटी का प्रोग्राम है, तो आप या तो एक तरीके से ये ऐसा कर सकते हैं कि एक ही आप पहले सारी एक्टिविटीज बना लें और उसके बाद उनको असाइन कर दें, या फिर आप जब जब जैसे जैसे एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे उनके एक्टिविटी कोड भी ऐड करते रहें, तो वो आपकी मर्जी है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जब बनाते हैं प्रोग्राम, तो जैसे एक्सकेवेशन की एक्टिविटी है तो हम एक्टिविटी नेम के अंदर ही एक्सकेवेशन डाल देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जब प्रोग्राम बन जाता है तो हम फिल्टर लगाते हैं कि सारी एक्टिविटी जिसके नेम में एक्सकेवेशन हो वो फिल्टर हो जाए, और उसके बाद उसको एक्टिविटी कोड दे देते हैं EXC। और उसके बाद जैसे हमें स्ट्रक्चर की, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज हैं सारी, तो हम उसको एक्टिविटी जब हम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बनाएंगे तो हम उसके अंदर ही एक्टिविटी नाम के अंदर ही डाल देंगे कंस्ट्रक्शन या कोई ऐसा वर्ड जो हम एंड में फिल्टर कर सकें, फिर उसको फिल्टर करके और असाइन कर देंगे एक ही CONS या STR, जो भी रेनफोर्समेंट की एक्टिविटी है तो हम एक्टिविटी में तो रेनफोर्समेंट पूरा लिखेंगे और बाद में उसको फिल्टर करके उन एक्टिविटीज को REF करके अलग से एक एक्टिविटी कोड असाइन कर देंगे। फिर उस कोड को हम ऊपर नीचे आगे पीछे करके कैसे भी देख सकते हैं, इजी करने के लिए। करेक्ट तो वो आपकी मर्जी है। ओके, that is easy, yeah, that is easy. Once we put the activity itself, we are giving one code in that. Yes. And we can select it, then we can give the at the time itself we can assign that code. Yes, we can assign definitely. अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपको ये यहाँ पे क्या होता है, प्राइमवेरा के अंदर हर चीज ना 3 पार्ट में होती है, ग्लोबल लेवल, EPS लेवल या प्रोजेक्ट लेवल। आपको किस पार्ट में रखनी है? जनरली हम लोग जो है प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम प्रोजेक्ट लेवल पे ही रखते हैं चीजें, लेकिन जैसे जब मैं बाहर काम कर रहा था तो हम उस समय उसको EPS लेवल पे रखते थे और कभी कभी ग्लोबल लेवल पे भी रखते थे। तो उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट पे 10 प्लानर काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, मैंने कोई प्रोजेक्ट कोड बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि सारे प्लानर वही प्रोजेक्ट कोड यूज करें, तो वो उसको जाके ग्लोबल कर देता है। तो ग्लोबल करने पे मुझे भी वो एक्टिविटी कोड दिखने लगेगा, तो मैं भी असाइन कर सकता हूँ, तो वहां पर हम लोग ग्लोबल यूज करते हैं। अब यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट पे एक ही प्लानर होता है, उसी को सब कुछ करना है ना, उसको हेड ऑफिस में कुछ इंफॉर्मेशन प्राइमवेरा वाली प्रोजेक्ट कोड वोड बताने हैं वो असाइन करेगा, सब कुछ उसे करना है, तो हम सब प्रोजेक्ट लेवल पर ही रखते हैं। नाउ क्रिएटिंग रिसोर्स। नाउ रिसोर्स 3 टाइप की होती है, लेबर, नॉन लेबर एंड मटेरियल। तो लेबर is a manpower resource. Major unit of time can be specific as an individual established as a entire crew as long as crew is defined. Labor resources are generally reused between activities project and are recorded in terms of price unit of time. Non-labor is an equipment subcontractor measured in unit of time and generally reused between activities and project and recorded in terms of price unit per time. Material in terms of measured in terms of unit other than time, such as cubical yard, feet, ton, metric ton, cubic meter, square feet. Once a material is established in the resource dictionary, it can be continuously reused. However, on a specific project schedule, the material can be assumed by the activities to which it is assigned, and therefore it is not continuously reused. Material resources are recorded in terms of price per unit time. नाउ टू ऐड रिसोर्स टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ये इन्होंने तरीका बता रखा है। बार मेन्यू में जाके एंटरप्राइज के अंदर जाके रिसोर्स पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर साइड में भी दिया हुआ है रिसोर्स का बटन, वहां भी क्लिक कर सकते हैं। ऊपर अगर आप ऊपर जाऊंगा मैं वापस, ये देखिए ये WBS एक्टिविटी के नीचे असाइनमेंट है, उसके नीचे कहाँ चला गया, ये ऊपर ही है प्रोजेक्ट्स के नीचे, यहाँ पर ये देखिए प्रोजेक्ट्स के नीचे यहीं पर रिसोर्स का बटन दिया है इन्होंने, तो आप यहीं पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पर इतनी ऊपर एंटरप्राइज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर इन्होंने बताया, ये देखिए रिसोर्स है आदमी, और नॉन लेबर रिसोर्स है इक्विपमेंट्स, और मटेरियल है आपका रेनफोर्समेंट, ब्रिक, प्लास्टर, कंक्रीट, वो सब आपका मटेरियल। ये इन्होंने यहाँ पे रिसोर्स पे क्लिक करके यहाँ पर आ गए, देखिए इन्होंने सबको असाइन किया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर इन्होंने रिसोर्स टाइप मटेरियल असाइन की हुई है इन्होंने, फिर उसको यूनिट दी हुई है, टाइप की यूनिट देनी है उसको। उसके बाद रिसोर्स यहाँ पे सेम, ये जो आपका राइट हैंड साइड है प्राइमवेरा का, ये हमेशा जो है ऐड, डिलीट, कॉपी, कट, पेस्ट, ऊपर नीचे करने के लिए ही यूज होता है। किसी भी आप चले जाइए, देखिए इन अ रिसोर्स विंडो सेलेक्ट एडिट, ऐड, मेन्यू और द पेज आइकन फ्रॉम कमांड बार टू एक्टिवेट न्यू रिसोर्स।
rename the resource ID and resource name to match the resource to be added. In this example, अभी एग्जाम्पल हमारा आगे है, ये देखिए इन्होंने एक न्यू रिसोर्स ऐड करी है, तो उसमें पूछा उसने टाइप क्या लेना है आपको और रिसोर्स का नाम क्या लेना है, ठीक है। तो हम जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम जनरली लेबर तो यूज करते नहीं है, मतलब लेबर, इंडिविजुअल लेबर को नाम नहीं देते हैं कि भाई श्याम राम वाम सब ऐसे नाम नहीं देते हैं हम लोग लेबर को, ठीक है। और हम जनरली जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट डाली जाती है वो डाली जाती है मटेरियल की। तो हम लोग रेनफोर्समेंट, कंक्रीट, कितने क्यूबिक मीटर एक्सक्यूवेशन करनी है, किस एक्टिविटी की कितने क्यूबिक मीटर, तो वो उतना उसको डाके उसको असाइन कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि रिसोर्स टाइप क्या है, रिसोर्स का नाम क्या है, फिर इन्होंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो यूनिट ऑफ मेजर पूछ रहा है वो आपको कौन सी लेनी है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो यूनिट ऑफ मेजर हमें दिखा देगा, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे, फिर वो पूछेगा कि आपको उसके यूनिट प्राइस डालना है यहाँ पे, और डिफॉल्ट टाइम हमेशा हम 8 घंटे पर डे लेते हैं, चाहे कैलेंडर में काम करें चाहे रिसोर्स में काम करें। हाँ, तो यहाँ तक ये हो गया आपका, ये तक मैंने स्लाइड बनाई थी आज के लिए। तो ये जो आपका जितनी भी रिसोर्सेज हैं सारी की सारी, वो आप हम एक्टिविटीज पे असाइन कर देते हैं। और देखिए जैसे कि हाँ, जैसे मैं आपको प्राइमेरा पे दिखाता भी हूँ ये। तो जैसे आपको जैसे इन्होंने समझाया हमने, ऐसी प्राइमेरा खुल कर आएगा आपका। वैसे ही देखिए पासवर्ड आया, नाम आया, वैसे ही मैं खोल रहा हूँ उसको, वैसे ही ये खुलेगा। वैसे ही हम ईपीएस मोड पे जाएंगे, डब्ल्यूएस मोड पे जाएंगे, प्रोजेक्ट लेवल पर जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हम लोग इसको कर रहे हैं जिस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको दिखने लगा? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा एक साइज, देखिए। हाँ हाँ, अभी ये फुल उस पे आ गया है। इसको, इसका साइज तो उससे ज्यादा बड़ा कैसे होगा? तो देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड है, हमेशा ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है मेरा। यहाँ पर देखिए ये ईपीएस है सारे, कोलैप्स ऑल, ये सारे ईपीएस आ गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपका लेफ्ट साइड में वो आ गया है ग्रांड चार्ट, और नीचे आपका ये वो आ गया है बॉटम लेआउट। इधर से हम लोग प्रोजेक्ट टेबल पे जाना है, जहाँ भी जाना है हम जा सकते हैं, प्रोजेक्ट इन्हीं के अंदर हैं हमारे सारे के सारे। और किधर है आपका प्रोजेक्ट? मैं आपको कल दिखाऊंगा, बेंगलोर मेट्रो का प्रोजेक्ट है एक, मेरे पास पड़ा हुआ था, अभी इसमें है नहीं। तो ये आपका मेन्यू बार है ऊपर, और मेन्यू बार के ऊपर ये वो सारी पार्ट्स हैं आपके, ये कि आपको ग्रैंड जेट में जाना है, नहीं जाना है, किधर जाना है। ये आपका F9 शेड्यूलिंग पार्ट है, जूम इन जूम आउट है। ये आपका जो ऐड है ना, ऐड वाला मैंने यहाँ साइड से उठा के या ऊपर ले लिया, ये देखिए ऐड डिलीट कट कॉपी पेस्ट, यहाँ से आपका आइडिया लग सकता है पूरा का पूरा इसमें। कहाँ पे है, कहाँ पे ऐड डिलीट? ये ऊपर ही मैंने ऊपर ही ले लिया, वो मैंने यहाँ से यस उठा के यस। यहाँ मूव कर लिया, इजी रहता है। आपकी मर्जी है। ये मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू। ये देखिए एंटरप्राइज में जाके आप एंटरप्राइज पे क्लिक करेंगे, खुल गया एंटरप्राइज आपका। अब आपको जैसे बनाना है आप वैसे ही बना सकते हैं इसको, अपने एंटरप्राइज को। यहाँ पर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रहता है सारा इसमें। और इसके अलावा हाँ, तो अभी हम लोग इसमें क्रिएटिंग रिसोर्स हो गया, और हाँ, तो यही तो अभी क्रिएट हो गया रिसोर्स। अभी हमने एक्टिविटी लेवल पर जाके इनको असाइन भी करना होता है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा, जाके असाइन करना होता है। और उसके बाद हमें कैलेंडर भी बना के असाइन करना होता है। तो कैलेंडर तो बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, कैलेंडर तो हम बना लेते हैं, लेकिन कैलेंडर जो है वो मेन चीज उसमें वही है कि नंबर ऑफ डेज जो हमारे हैं वो 5 डेज रहना चाहिए पर वीक। वो डिपेंड करता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में तो हम 6 डेज पर वीक भी लेते हैं, लेकिन जो आवर्स हैं वो हमेशा 8 आवर पर डे ही रहना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग उसके अंदर। और
कैलेंडर हो गया आपका, रिसोर्स असाइन हो गई। ये फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास का आप कहेंगे तो मैं और भी एग्जांपल नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, अभी तक जो हुआ है वो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इसके अलावा देखिए ये इन सब में ये पूरी स्लाइड जो मैंने आपको बताई इनमें तो कोई आपको कोई वो है नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, राइट। तो आज मैंने स्लाइड तो यहीं तक ही बनाई थी। नहीं, कोई नहीं, कल करते हैं ना, कल करते हैं हाँ, थोड़ा लंबा। मैं आपको हाँ इससे आगे रिसोर्स असाइन कैसे करते हैं और कल तो सैटरडे है ना, हाँ कल तो तो सैटरडे है, राइट। कल तो हम लोग लंबा कर सकते हैं, सुबह मतलब सुबह मॉर्निंग 9 हाँ तो o'clock to मॉर्निंग 12 o'clock, maybe 9 to 12 or 10 to 1, no problem.